स्कॉलर में स्टूडेंट है सोशल साइंसेज का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसलिए आप जानते हैं राजकुमार जी यंग आदिवासी नेता है। और आज का जो टॉपिक है वह है आदिवासी और क्या है वर्तमान में और आने वाले भविष्य में। तो श्याम ने यह दिखलाया है कि यह सिर्फ राजनीति ही नहीं है बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी कैरियर को शुरू किया था। ये स्टूडेंट होते हुए भी समाज में बहुत सक्रिय थे और जागरूकता फैलाने का काम करते थे। उसके बाद ये स्कूल का शिक्षक हुए और यह जेएनयू के लिए ये बेसिकली समझिए कि ये एक भाग्य ही है कि बहुत दिन पहले जब ये शिक्षक थे तो स्टूडेंट का जो एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर विजिट होता है, स्कूल का विजिट होता है, उसमें वो आए थे जेएनयू को देखेंगे और उन्होंने जेएनयू को समझा। तो अभी पिछले ही साल इन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन किया है और इससे पहले एमएलए और अभी एक जो पार्टी इन्होंने गठित करने की कोशिश किया है, बल्कि इन्होंने ये पार्लियामेंट में इस बात को उठाया है कि भील प्रदेश होना चाहिए। वो मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग जहाँ पर ट्राइबल लोग होते हैं उनका एक प्रदेश होना चाहिए, भील प्रदेश। और साथ साथ इन्होंने कहा है कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब है हम आदि हैं, पुराने हैं, हम वनवासी नहीं हैं। रामचंद्र जी वनवासी, रामचंद्र जी को कहा जाता है ना कि यह मिथ है और ये पाखंड है बहुत सारी चीज का कि उनको वनवास दिया गया था 14 साल, तो उनको तो आप वनवासी कह सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वहां के हैं उसको आप कैसे वनवासी कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं ना क्रिश्चियन हैं, हम अपना धर्म है, हम अपना अलग से एक ओरिजिनल धर्म है। तब राजस्थान के एक शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने कहा कि इनका डीएनए टेस्ट करवाइए। तो मैं इससे पहले कि राजकुमार जी को आपके सामने में प्रस्तुत करूं, मैं राजकुमार जी से यह कहना चाहता हूं कि आपने हमारे विद्यार्थियों, हमारे छात्रों के बीच में आकर बहुत ही उत्साहवर्धन किया है और इसके लिए हम आपसे निवेदन है कि आपके विचार। थैंक यू सर। पहले तो आज इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया दलित आदिवासी राजनीतिक चुनौतियां आयोजन कमेटी को और जेएनयू के सारे छात्रों को मेरी ओर से जय जवाहर। साथ ही मेरे लोकसभा के साथी दोनों एमपी महोदय को, प्रोफेसर साहब को और जेएनयू में पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब, अन्य कई साथियों से मैं परिचित नहीं हूँ। सर ने जो मेरा कुछ छोटा सा परिचय बताया उसमें छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा मैं हालांकि एक टीचर के नाते नहीं, मैं टीचर बीएड जरूर कर रखी थी। मैंने प्राइवेट स्कूल में एक बार पढ़ा रहा था और एमए रनिंग में ही था, मैं एमएलए बन गया था 2018 में। तो मैंने एक चीज फेस किया था कि मैं आज यहाँ उस समय एज एमएलए बना और एमएलए बन के एमएलए गिरी निभाना, एमएलए बनाने में जनता ने योगदान दिया और उसको प्रेजेंटेशन शानदार तरीके से मैंने 5 साल में जो किया उसके पीछे मुझे लगा एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। तो मैं उस समय जो पहुंचा था और आज यहाँ तक जो पहुंचा उसके पीछे एजुकेशन का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। तो मेरा एक उद्देश्य था कि मैं मेरे इलाके के लोगों को जेएनयू विजिट कराऊं और शायद आज भी मुझे लगता है कि हमारा जो शेड्यूल एरिया है ट्राइबल इलाका की बिल कम्युनिटी, शायद जेएनयू और टीयू में कोई बच्चा नहीं होगा। तो मेरा उद्देश्य था, तो मैंने एमएलए रहते हुए घोषणा की थी कि मैं हर साल में टॉप जो बच्चे रहेंगे, 50 बच्चे जो टॉप रहेंगे पूरी विधानसभा में, उनको मैं जेएनयू का विजिट कराऊंगा। तो उस दौरान ये था हवाई यात्रा करा के जेएनयू और दिल्ली के जितने जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं और जो भी प्लेस हैं बड़े हिस्टोरिकल, उनकी विजिट कराऊंगा। तो उस दौरान मेरा जेएनयू आना हुआ था। इससे पहले भी मैं जब भी दिल्ली आता था तो काफी इंटरेस्ट था जेएनयू को लेके, क्योंकि जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट है, कई स्पीच हम सुनते थे, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट के हिसाब से ही था, स्टूडेंट ही था उस समय, एमएलए बन गया था।
मेरे विधानसभा क्षेत्र मेरे लोगों की मेहरबानी रही, मुझे 2 बार विधायक बनाया और विधायक रनिंग ही था। अभी एमपी का चुनाव लड़ा बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा, चर्चित रहा था चुनाव के दौरान। बांसवाड़ा चर्चित रहा था बहुत जोरदार तरीके से। जो पीएम साहब के जो स्टेटमेंट आए थे, तो वो सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए वो था। उस दौरान जो मंगलसूत्र, 3 तलाक, अधिक बच्चे, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हुई थी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि चुनाव के दौरान कोई भी लीडर धार्मिक और जातिगत स्पीच नहीं दे, लेकिन उस सभा में उनका, हालांकि इस विषय पे मैं आने की, लेकिन मेरा परिचय बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा है कि चैलेंज क्या है हमारे लिए, तो सबसे बड़ा चैलेंज वही चैलेंज था। लोगों ने साथ दिया, एक शानदार मतदान से मैं जीता। आप लोग सभी अलग अलग फैकल्टी से होंगे, बहुत शानदार नॉलेज भी रखते होंगे, लेकिन ये पॉलिटिक्स को लेके आप लोग इंटरेस्टेड भी रहते हैं। मैं जेएनयू में देखता हूं प्रोटेस्ट होते हैं, मणिपुर का इशू हो, कई दलित का इशू हो, कई महिला का इशू हो, कुछ भी इशू होता है तो जेएनयू के स्टूडेंट पहले आगे आते हैं, और आप लोगों से पूरे देश के जो बच्चे हैं सीखते हैं। मतलब एक कहना चाहिए कि देश के लिए आप आइडल हो। देश में से 2, एक तो जेएनयू और एक नवोदय जो संस्था है। नवोदय और जेएनयू को हर कोई फॉलो करता है, हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन हमारे इलाके के लिए दुर्भाग्य रहा था कि वहां से बच्चे आज तक नहीं आ पाए। अब मैं कोशिश करूंगा, मैंने पिछली बार ट्राई करवाया था और कोशिश करूंगा यहां पर प्रतिनिधित्व एडमिशन हो। चैलेंजिंग की बात करें, चुनाव के दौरान हम लोगों ने जो फेस किया, हर इलाके में अलग अलग चैलेंजिंग होती है, अलग अलग इशू पे चुनाव होते हैं। सर के वहां अलग इशू पे चुनाव होगा, इनके वहां अलग इशू पे चुनाव होगा, मेरे वहां अलग इशू पे चुनाव होगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मुझे जहां तक लगा, और हमारे लिए एक दुविधा है, कि हमारे देश की आम जनता आज भी जो वोट है, उस वोट का महत्व नहीं पहचान पाई है। सबसे बड़ा डिफिकल्ट, मतलब कहे चैलेंज कहे कि लोकतंत्र के महत्व को आज भी हमारे देश की आम जनता, गरीब जनता और विशेषकर दलित आदिवासी इसके महत्व को नहीं पहचान पाया है। ये वोट क्यों देना पड़ रहा है, किसको देना है, किसको देने से क्या होगा, किस इशू पे किस बात के लिए देना है, इन चीजों को आज भी देश में नहीं समझ पाए। मैंने देखा, इस बार आप लोगों ने भी देखा होगा सबने, वोटिंग परसेंटेज जो रहा, ये हमारे लिए और लोकतंत्र के लिए एक गंभीर बात है कि वोटिंग परसेंटेज 50 के आसपास रहा। लगभग पहला जो चरण रहा, उसने पहला चरण में जो मतदान हुआ उसमें 55 के आसपास मतदान, मतलब 45% लोग या तो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर अनभिज्ञ। 2 चीजें हो सकती हैं कि हमारे देश के 45% लोग वोट डालना या तो चाहते नहीं है, या अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मैं जहां तक समझता हूं कि लोकतंत्र है, हम सब लोग लोकतंत्र में मतदान विश्वास रखते हैं। गवर्नमेंट ने इतना प्रचार प्रसार किया, चुनाव आयोग ने इतना प्रचार प्रचार किया, जन जागरण करोड़ों रुपया खर्चा भी किया, मतदान जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत पड़ी चुनाव आयोग को। 1950 में संविधान लागू, उसके बाद व्यवस्थित चुनाव प्रणाली हुई, और आज इतने वर्ष बाद भी चुनाव आयोग को मतदान के लिए प्रसार प्रचार करना पड़ रहा है। मेरी समझ के हिसाब से यह सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे देश के लोगों को लोकतंत्र प्लस लोकतंत्र के महत्व को नहीं समझ पाए। किस इलाके में क्या स्थिति है मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मेरे इलाके में देखा हमने कई इफेक्ट हैं। या तो पलायन हुआ है कई रोजगार के लिए, या फिर उसको ये लग गया है कि कोई भी नेता आता है, कोई भी पार्टी आती है, कोई भी सरकार बनती है, हमारे लिए कुछ नहीं करती है, तो फालतू क्या करना है। कुछ अन्य परिस्थितियां भी बनी थी। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग मुझे लगा कि हम लोगों को इस वोट के महत्व को समझाना पड़ेगा। सेकंड चीज जो चैलेंजिंग लगता है, हर इलाके में देखा वोटिंग क्यों देना है। एक सबसे बड़ी लोकतंत्र में हमारे यहां कहे कि या तो कैंसर कहे, जहर कहे फैला है, पैसा और शराब या वो चीजें है। ये आप जेएनयू के स्टूडेंट हो सकता है कुछ ग्रामीण इलाकों से आते होंगे, उनको पता होगा, लेकिन सच्चाई है कि देश के ट्राइबल इलाका, दलित इलाका या अन्य इलाके में भी आज भी कई इलाके में पैसा बंटता है, उस कैंडिडेट को वोट देते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं। शराब है या नशा पत्ता वाली चीज है, खान पान। मैंने चुनाव के दौरान ही मैं दादरा नगर गया था, वहां पर एक आश्चर्यचकित चीज आई कि घर के अंदर 10 वोट हैं तो सुबह कैंडिडेट का आदमी जाएगा, वो रेट बताएगा, उसके हिसाब से सेकंड कैंडिडेट का आदमी जाएगा, वो कहेगा नहीं पर वोट के मैं 500, कोई कहेगा नहीं 600,
तो 600 कहा उसको वोट देंगे। ये सच्चाई है। आप कई लोगों को अजीब लग रहा होगा, मैं जहां तक समझता हूं, लेकिन ये ग्रामीण इलाकों में देश के कई कोनों में वास्तविक ये सच्चाई है। और मैंने ये चीज वहां देखी। हमारा ट्राइबल इलाका रतलाम है, जाबुआ हाउस इलाके में भी ये चीजें देखने को मिलती है। तो हम सबको ये जो चैलेंज है, उसके लिए सबसे पहले लोकतंत्र के महत्व को, मत के महत्व को, उस देने का उद्देश्य क्या है, उसको समझाना पड़ेगा। रही बात कुछ इशू को लेके, बड़े लेवल पे क्या इशू चल रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सी सरकार क्या कर रही है, उस पर ज्यादा नहीं जाते हैं। चुनाव के दौरान छोटे से इशू क्रिएट करते हैं और उस इशू को पकड़ के लोग वोट करते हैं। हो सकता है वो इशू हो ही नहीं, वो झूठ भी है, वो भ्रम भी है। चुनाव से मैंने देखा है कि राष्ट्रीय पार्टियां या कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट पर्टिकुलर ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं कि चुनाव से 2 दिन 3 दिन पहले हम ये बात फैलेंगे मार्केट में, तो उस बात के आधार पर लोग डाइवर्ट होंगे और मत करेंगे। ये चलता है, ये पेतरे होता रहता है बड़े पैमाने पे। इस बार देखा, हर बार देखते धर्म, क्या लोकतंत्र में धर्म के आधार पे या धर्म के लिए वोट देना उचित है? देखो, हम हर धर्म की सम्मान करते हैं। ये देश का संविधान भी ये कहता है कि हमें हर किसी का सम्मान करना, हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है, किसी को भी माने या नहीं माने। लेकिन आज भी देश में स्थिति है कि धर्म को आधार पे कई जगह हमने देखा यही नारे लगे, धर्म खतरे में है, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। ये मेरे हिसाब से हमारे देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत भयंकर चीज है कि आज भी हमारे लोग, चलो ठीक है, अनपढ़ लोग यहाँ बेचारे बड़े बुजुर्ग नहीं समझे, लेकिन मैंने देखा है इसमें पढ़ा लिखा वर्ग भी इस बात को लेकर आगे बढ़ता है कि हमें धर्म की राजनीति प्लस धर्म की रक्षा करनी है, उस बात पे आगे बढ़ते हैं। तो लोगों की मानसिकता चेंज करना, यह हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है कि लोगों को बताना पड़ेगा कि वोट हमें धर्म या उसके आधार पे वोट नहीं करना है। ये इन लोगों को समझाना, विशेषकर यूथ को समझाना, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। और एक छोटा सा कार्यक्रम है आज भले, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, एक हर इलाके से, हर स्टेट से बच्चे आए हैं, हर कैटेगरी के होंगे, हर टाइप के, हर सब्जेक्ट के होंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं कि हमारी बात आप लोग हर स्टेट में, हर इलाके में, हर कम्युनिटी में बात जाए कि देश में हमें यह माहौल क्रिएट करना है कि धर्म के आधार पे या झूठे अफवाहों के आधार पे हमें मत नहीं करना है। देश के वास्तविक जो इशू है, उन इशुओं को समझे, इन इशुओं के आधार पे हम अपना मत का उपयोग करें। यह हमारे लिए चैलेंजिंग है और यह हमें समझाना पड़ेगा। सेकंड चीज, मैं वही उसी पे आना चाहूंगा। मेरे लोकसभा में एक मामला क्रिएट किया गया था और अधिकतर मैं तो क्षेत्रीय पार्टी से आता हूं। नेशनल पार्टियां होती है, वो उनका स्ट्रक्चर होता है, सोशल मीडिया मजबूत होता है, आईटी सेल वो शानदार मजबूत होता है, वो किसी भी इशू को एक कम समय में स्प्रेड करते हैं, वो हर आम लोगों तक चले जाता है। तो मेरे चुनाव से 2 दिन पहले एक माहौल क्रिएट किया गया और जिसकी वजह से मुझे काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन हमारा गैप इतना था, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चुनाव से 2 दिन पहले एक माहौल क्रिएट किया गया, जो कैंडिडेट थे प्लस बड़े लीडरों द्वारा, कि राजकुमार राउत ने यह कहा है कि आदिवासी समाज के बच्चों को मुस्लिम से शादी कराएंगे। यह फेक था हालांकि, लेकिन इतना शानदार स्पिरिट किया उन लोगों ने, तो मुझे इस डैमेज कंट्रोल करने में काफी वक्त लग गया और इसका नुकसान हुआ। ऐसी कुछ बात नहीं थी, कुछ नहीं था, झूठ था, वो लोग भी मानते थे, लेकिन उन्होंने 3-4 मुद्दे से क्रिएट किए थे कि लास्ट चुनाव से 2 दिन पहले स्प्रेड किया शानदार तरीके से। और मैं जहां तक मानता हूं ये हर इलाके में होता होगा, हर इलाके में ये चीजें होती होगी। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। कुछ लोग डाइवर्ट भी हुए। मेरे नाम से 2 राजकुमार खड़े किए थे, सेम नाम। नॉमिनेशन में मैंने फॉर्म भरा था, तो मेरा जो फोटो दिया था, तो सेम फोटो क्रिएट कराया उन्होंने। मेरा चुनाव चिन्ह था हॉकी स्टिक, तो 2 सेम सिंबल दिलाए थे, एक को बेट दिलाया और एक छड़ी दिलाई। हॉकी का उल्टा छड़ी, सेम दिखता है। तो 1,16,000 वोट ले गए वो। ये एक बहुत बड़ा वोट, अगर मैं नजदीक होता तो मैं निपट जाता। तो ये भी हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। प्लस दोनों चीजें होगी, एक तो चुनाव आयोग भी इस चीज को नहीं ध्यान रखा, प्लस पब्लिक भी समझ नहीं पाई। 1,16,000 लोगों को यही कि वो राजकुमार कौन है, आज तक मैंने भी नहीं देखे वो 2 कौन है, क्योंकि वो चुनाव प्रचार के दौरान या कहीं कुछ नहीं आए और मैंने आज तक नहीं देखे।
तो 1,16,000 वोट ले गए। तो पब्लिक जागरूक नहीं है, एक तो ये भी हुआ। वोट तो मुझे देना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा इलाका जो है ट्राइबल इलाका विशेषकर, तो वहां एजुकेशन की कमी की वजह से या तो उन्होंने हल्का सा नाम पढ़ा या हल्का सा चेहरा देखा और बटन दबाया और 1,16,000 वोट ले गए वो। इसके अलावा भी काफी चीजें हुई। तो विशेषकर मोटा मोटा अगर देखें, हमारे लिए और देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए चैलेंजिंग है कि इस लोकतंत्र के महत्व को समझाना, वोट के महत्व को समझाना, तात्कालीन इशू पे हमें वोट नहीं करना है, और विशेषकर ये जो शराब और ये पैसे वाली पॉलिटिक्स जो हो रही है उसको हमें रोकने की जरूरत है। जेएनयू का मुझे बहुत शानदार एक फंडा लगा। जेएनयू में हमारे साथी थे, उन्होंने भी कहा कि यहां पर कोई पोस्टर वोस्टर लगाते नहीं है। बाहर की यूनिवर्सिटी में भी कॉलेज प्रेसिडेंट रहा हूं, तो हमारा भी यहां पर पता चला है कि कोई खर्चा नहीं होता, बिना खर्चे के चुनाव होते हैं। अच्छी चीज लगी मुझे, ना पोस्टर लगता है ना गाड़ी या किसी प्रकार का कुछ नहीं। कॉलेज बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें होती है, तो जेएनयू को हम लोग भी फॉलो कराने की कोशिश करेंगे हमारे इलाके में। तो जो खर्चीला जो चुनाव हो रहा है उसको कम करने की जरूरत है, और विशेषकर इस बात को लिए हमें नेशनल पार्टियों को पाबंद एक अभियान चलाना चाहिए यूथ के लेवल पे हम सबको, कि जो भी पार्टी चुनाव के दौरान शराब या पैसा बांटेगी उसको बहिष्कार किया जाए। अगर ये देश लेवल पे अभियान चलता है तो सच में हमारे देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे सबके लिए बेहतर रहेगा। ये अभियान चलाने की सख्त जरूरत है। हम यूथ हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश को सही दिशा में ले जाना। आज जो व्यवस्था बन रही है, आज जो देश में शासन प्रणाली चल रही है, अगर वो कोई गलत कर रही है, इसका इफेक्ट आने वाले 20-25 साल बाद आएगा और हम सबको भुगतना है और आने वाली पीढ़ी को इसको भुगतना है। बाकी जो कुछ इशू थे, वोटिंग परसेंटेज में हमने देखा यूथ भी थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहता है और महिला कम इंटरेस्टेड रहती है। दो ये चैलेंजिंग है। हालांकि अभी कुछ जगह पे देखा यूथ काफी रहा, और विशेषकर जो मेन इशू है, मैं इस पे आना चाहूंगा अभी, दलित और आदिवासी के लिए क्या चैलेंजिंग है। सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये है कि लीडरशिप नहीं पनपने देते। कोई भी पार्टी हो, मैंने आज तक देखा एक शार्प माइंड के व्यक्ति हो, शार्प माइंड का अपनी कम्युनिटी के लिए देश हित में सोचने वाले व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते। कोई भी नेशनल पार्टी हो, मेरा जो अनुभव रहा आज तक, उसे आदमी को पनपा जाता है जो सिर्फ पार्टी गाइडलाइन के अनुरूप चले। पार्टी कहे खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाए, पार्टी कहे तो बैठ जाओ। ऐसे ही लीडर को आगे पनपाया जाता है। मैं नेशनल पार्टियों के टच में भी कई बार रहता हूं, हमने भी यही कहा है कि लीडर्स हमारा पनपना चाहिए, अच्छे माइंड का हो, अच्छी सोच का हो, अच्छा नॉलेजेबल हो कम्युनिटी के लिए। क्योंकि आज मैं एसटी कैटेगरी से आता हूं, तो मैं मेरे समाज का, मेरे क्षेत्र के अंदर अन्य समाज के लोग सबका प्रतिनिधित्व मुझे करना है। लेकिन मैं जिस सर्टिफिकेट से आता हूं, मेरे यहां 75% ट्राइबल रहता है। अगर उसका मैं प्रतिनिधित्व नहीं कर पाऊंगा तो मेरा आना या नहीं आना कोई मतलब नहीं है। तो बड़ा एक चैलेंजिंग है। मैं, हमारे दोनों साथी काफी अनुभवी हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि नेशनल पार्टियों में माहौल क्रिएट करना है कि जो भी व्यक्ति बड़ा लीडर अच्छा बन सकता है भविष्य में, अच्छे माइंड का, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, सिर्फ मानव के लिए सोचने वाला अच्छा आदमी को लीडर बनाना चाहिए। और मैंने देखा आज तक लीडरशिप पनपने नहीं देते। सबसे बड़ा चैलेंज ये है। ट्राइबल वेलफेयर का, मिनिस्ट्री का देखा मैंने, स्टेट गवर्नमेंट में भी 2 बार मैं रहा, विधायक रहा। तो इस तरह से उस मिनिस्टर को चुनते हैं जो पार्टी का है, वो कम्युनिटी के प्रति वफादार, या जिस सर्टिफिकेट से आया है उस सर्टिफिकेट के प्रति वफादार या जवाबदेही वाला व्यक्ति नहीं चुनते। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है। लीडर के लिए चैलेंजिंग ये था, और पब्लिक के लिए चैलेंजिंग ये है कि एजुकेशन की कमी है आज भी, और इस वजह से हमारे जो एसटी, एससी, दलित, आदिवासी जो वोटर हैं, वो सही कौन है गलत कौन है बहुत कम पहचान पाते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे इलाके में समझा, बहुत कुछ हुआ वहां, बहुत कुछ हुआ, काफी चीजें हुई लोगों ने, लेकिन एक समझ लिया था। और मुझे जहां तक लगा, हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम एक क्रांति कर रहे थे, ऐसा लगा, एक क्रांति की तरह चुनाव लड़े। बाकी शायद मैं चुनाव के हिसाब से या फिर पॉलिटिकली हिसाब से, क्योंकि हमारे इशू बहुत सारे हैं वहां, फैक्ट इशू है। हमारे जो आइडियोलॉजी, हमारे जो इशू बनाए थे, जो घोषणा पत्र था, इसमें कोई भी फेक चीजें नहीं थी। मेन जो इशू है आज
ट्राइबल देखा गया हमने। एक सबसे बड़ा इशू, वो नाम सुनते ही सब लोग घबराते हैं, नक्सलाइट, सब घबराते। कई लोग नाम अपने जबान अपने मुंह से कहना भी पसंद नहीं करते, डरते हैं। ये मैंने फेस किया, मैं कुछ छत्तीसगढ़ झारखंड उस इलाके में भी गया है। कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ट्राइबल कहीं पर भी जमीन को लेके, अपने विस्थापन को लेके आवाज उठाता है तो उसको पहला ये आरोप लगा दिया जाता है कि नक्सलाइट गतिविधियां पनप रही है। सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। दलित की बात हो तो वहां पर भी माओवादी, ऐसे कई प्रकार के आरोप, उग्रवादी इस तरह से लग जाते हैं। तो ये ट्राइबल के लिए, दलित के लिए चैलेंजिंग है कि अपने इशू को लेके जैसे हम आगे आते हैं तो उस पर आरोप लगते हैं, और जैसे आरोप लगे तो मीडिया बचता है जाने से। बड़े जो उस कम्युनिटी से आने वाला लीडर नेशनल पार्टी में होता वो भी बोलने से डरता है। एक मेंटेलिटी सेट कर दी है कि ये कुछ भी ट्राइबल करे उस पर ये आरोप लगाए, और ऐसे आरोप लगते ही बाकी लोग नहीं बोलेंगे, बाकी लोग बोलते ही उसको सीधा जोड़ दिया जाएगा कि वो उनसे टच में है। इस तरह से मैंने आप शायद सोनी सोरी का नाम सुना होगा आपने, उस लेडीज की जो कहानी, टीचर थी वो, स्कूल में पढ़ाती थी, उसके साथ जो घटना हुआ बहुत भयंकर घटना हुआ। तो ये भी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज है। कहीं भी देश में ऐसी घटनाएं होती है तो हम सबको साथ देना है, और यूथ बहुत बड़ी चीज है। आप लोग कोई मामूली नहीं, हम मलस में मैं भी आ गया, हम सब आ गए, हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे सामने भी बहुत चैलेंजिंग आया था, कई प्रकार के प्रलोभन, कई प्रकार के धमकियां, सब कुछ, लेकिन हम डर जाते शायद यहां तक, और आज आपके बीच में नहीं बैठे होते। तो यूथ की जिम्मेदारी है। और एक सबसे बड़ा मुझे लगा, एक माहौल क्रिएट था, पता नहीं जेएनयू बाहर है नहीं है, कि राजनीतिक से दूर रहना चाहिए, राजनीतिक गंदी होती है। ये शायद यहां भी चलता होगा कि राजनीतिक से दूर रहना चाहिए, राजनीतिक गंदी है। हमारे देश की पॉलिसी बन रही है, कौन बना रहा है? जो राजनीतिक के माध्यम से संसद में जा रहा है वो पॉलिसी बना रहा है। हमारे लिए पॉलिसी, हमारे एजुकेशन पॉलिसी या मेडिकल पॉलिसी या आने वाले भविष्य की पॉलिसी, मतलब देश के डेवलप की, देश के ग्रोथ की सारी पॉलिसी संसद में बन रही है, और वो राजनीतिक के माध्यम से जाने वाला व्यक्ति पॉलिसी बनाएगा। अगर राजनीति गंदी है तो गंदा आदमी जाएगा, ये मानो, अब गंदा आदमी जाएगा तो गंदी पॉलिसी बनेगी। अच्छे लोग ये सोच के बैठेंगे कि राजनीति गंदी है, उससे दूर रहना है, तो फिर अच्छे लोग जा पाएंगे क्या? और अच्छे लोग नहीं जा पाएंगे तो पॉलिसी कैसी बनेगी? अभी एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें देखा हमने, मैंने बोला भी था, मंत्री जी ने इसको तोड़ मरोड़ के थोड़ा जवाब दिया कि 6 साल का बच्चा होगा, उसी के बाद उसको पहली क्लास में एडमिशन देंगे। फिर कह रहे हैं कि वो आंगनवाड़ी, इसको पढ़ना है तो आंगनवाड़ी या मां बाड़ी में पढ़ ले। आज ये कहीं न कहीं निजीकरण को बढ़ावा देने का शायद तरीका है। कोई भी मां बाप 6 साल तक बच्चे को रोक के नहीं रखेगा। हर मां बाप चाहेगा 3-4 साल में बच्चों को स्कूल में एलकेजी यूकेजी में रख लेते, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर उसको पढ़ना है तो 6 साल का होगा तो ही गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले पाएगा। और इस स्थिति में मैं जहां तक समझता हूं 10 साल बाद गवर्नमेंट सस्ता है, गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है खत्म हो जाएगा। तो पॉलिसी किसने बनाई? जो संसद में हमने भेजे, और हमने बाहर से कहा कि राजनीतिक गंदी है, हमको दूर रहना चाहिए। और एक जो लोग कहते हैं वही राजनीतिक में रहते हैं। तो मेरे यूथ साथियों से अनुरोध है कि ये दिमाग से निकाल देना है कि राजनीतिक गंदी नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉलिटिक्स के माध्यम से हमको या हमारे साथी को, अच्छे आइडियोलॉजी वालों को संसद में, विधानसभा में भेजना है, ताकि देश हित में, हमारे हित में अच्छी पॉलिसी बना सके। हो सकता है मैंने समय ज्यादा ले लिया ऐसा लग रहा है, तो कोई अध्यक्ष नहीं, आप बोलिए। हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये भी है, अध्यक्ष वाला भी हमारा बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। एक चीज मैंने ये भी फेस किया, क्योंकि मैंने विधानसभा का अनुभव था, लोकतंत्र के माध्यम से चुन के आते हैं, अपने क्षेत्र की, अपने कम्युनिटी या देश हित में बातें रखते हैं। वहां क्वेश्चन ओवर होता है हमारा, तो क्वेश्चन ओवर में समय को निकाला जाता है जैसे तैसे। मतलब ये लगता है कि एक सर्कुलर बना हुआ है कि लोकसभा साल में 90 दिन चलनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ चलाते हैं मजबूरी में। ऐसा लगा मुझे एमपी साहब, मजबूरी में चलाते हैं, सिर्फ फॉर्मुलिटी करनी है।
लेकिन वास्तविक लोकसभा चलानी नहीं है, कोई भी पार्टी हो। मैंने राजस्थान के अंदर दोनों जगह रखा, ये यहां पर ज्यादा फेस किया मैंने लोकसभा में, सिर्फ चलाते हैं, इसका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। कुछ भी अच्छा इशू आता है तुरंत माइक बंद होता है, ये सच्चाई है। मैं किसी पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सच है, और ये हमारे देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। हम किसी पार्टी को लेकर बात नहीं करेंगे, हम संविधान और लोकतंत्र की बात करेंगे। और लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, लोकसभा विधानसभा, वो बेस्ट तरीके से चलनी चाहिए। कई विधान कह के गए कि सत्ता से ज्यादा विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष जितना सतर्क रहेगा, जितना मजबूत रहेगा, इतना उस दौरान वो सरकार सतर्क है, वो सरकार मजबूत रहेगी। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। तो आप सभी साथियों को खूब खूब धन्यवाद, आपने मेरी बात सुना और मैं समझ रहा हूं शायद समझा होगा, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम सब मिलके, और आने वाले समय में फिर इसी तरह। Yeah, then it's fine. If you are outside. तो आपका ये था कि ये जो जजमेंट आया उसको लेके आप लोग विधानसभा लोकसभा के अंदर आवाज उठाए जोरदार तरीके से। सेकंड था शायद आप मेरा जो ट्वीट किया था उसको लेके, आप था कि एक आइडियोलॉजी और फील्ड में जाएंगे, जैसे कि धर्म वाली बात को लेके आपका था। बिल्कुल अवश्य हम लोग जरूर करने पर हमारी यूनिटी बनेगी, यूनिटी करने के बाद हम लोकसभा के अंदर इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे, और अवश्य हम 2-3 घंटे की इस पे चर्चा करेंगे, तो जरूर से इस पे। और आपको लग रहा होगा जब तक पॉलिटिकल लीडर, कई पार्टी के पॉलिटिकल लीडर अलग अलग कोई खुद की आइडियोलॉजी प्लस पार्टी की आइडियोलॉजी दोनों को मैच करके आपकी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता कई लोग नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि बहुत जल्दी एक यूनिटी बनेगी, और काफी क्षेत्रीय पार्टियां, नेशनल पार्टियां भी इसमें साथ आएगी। अवश्य इस पे काम करेंगे। आपका जो था ट्वीट को लेके कि मैंने ट्वीट किया था कि कम्युनिटी का डिवाइडेशन नहीं करें, अगर करना है तो क्षेत्र को आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं। भाई का कहना था इसमें कि प्लेन एरिया और हिल एरिया असम के अंदर है। असम में प्लेन एरिया रिजर्वेशन और हिल एरिया, मतलब किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया है, क्षेत्र को टारगेट किया है। राजस्थान के अंदर वो हिमाचल प्रदेश में भी उसी तरह है, ट्राइबल एरिया। मुझे असम का आइडिया था हिल एरिया और प्लेन एरिया। राजस्थान के अंदर जिस तरह से भी माहौल क्रिएट हुआ है कि ये डिवाइडेशन को लेके, तो कुछ आईटी सेल ऐसा माहौल क्रिएट करती है, कभी इसको फायदा मिलेगा, कोई कहता मीणा खा गए थे बिलों को मिलेगा, कोई कहता बिल खा गए थे सहरिया को मिलेगा, कोई कहता सहरिया खा गया था गराशों को मिलेगा। तो ये कम्युनिटी को बिल, मीणा, सहरिया, गराशय इसमें अगर डिवाइडेशन करते हैं, ये इस तरह से जो सोच के हिसाब से उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो गलत है, और इसका हम पुरजोर तरीके से करते हैं। अगर उनको लगता है कि एक्सेल 1 से 9 तक की जो सर्विसेज होती है उसमें एरिया को आइडेंटिफाई करके, जैसे कि मान लो हमारा शेड्यूल एरिया है, उसमें बिल भी है, कुछ सहरिया भी है, कुछ गराशय भी है, कुछ मीणा भी है, तो आपको स्टेट के अंदर डिवाइडेशन करना है तो आप एरिया पकड़ो, एरिया के हिसाब से स्टेट रिजर्वेशन में आप डिवाइडेशन कर सकते हैं, जिससे कम्युनिटी आपस में लड़ाने का काम नहीं होगा। तो मेरा ट्वीट ये था, तो उसमें समझाना ही चाह रहा था कि जो जिस पॉलिसी के तहत एक लाइन भूल गया आपकी, ये जो डिसीजन आया है वो खुद डालो राज करो नीति के आधार पे, और अवश्य ये है। इससे ये लग रहा है एससी के अंदर है, ट्राइबल के अंदर है डिवाइडेशन का, ताकि बड़े इश्यू पे जब भी कोई बात आएगी तो वो मिलकर लड़ नहीं पाएंगे। भाई का कहना था बहुत शानदार बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है ये, कि हम लोग एक तरफ कहते हैं आइडियोलॉजी के हिसाब से आदिवासी हिंदू नहीं है, और ये बात बोलते ही खतरनाक माहौल क्रिएट होता है, सबके अंदर अलग से करंट उत्पन्न होता है। मीडिया में देखो या लोकसभा में या विधानसभा में, उसको लेके मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है, मतलब बहुत कुछ धमकियां हमकियां सब कुछ। मैं जहां तक समझता हूं, मैं ये बोलता हूं राजकुमार होते आदिवासी हिंदू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं किसी धर्म को गाली दे रहा हूं, ये नहीं है। मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है, और मुझे जहां तक समझता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पे भी आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्था है, उनका अपना धर्म पूजा पद्धति है, और ये एनसीईआरटी की बुक्स में भी है। एनसीईआरटी कई बुक्स में ये है, कई पूर्व जो राइटर रहे हैं उन्होंने भी लिखा है कि आदिवासियों की अपनी अलग पूजा पद्धति है, रीति रिवाज है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी पहचान है, अपने भगवान भी उनके। दूसरी चीज ये हुआ कि आदिवासियों को कई भागों में डिवाइडेशन किया, कुछ ईसाई धर्म में गए, कुछ बौद्ध में गए, कुछ जैन में भी गए, कुछ मुस्लिम भी बने, और बड़े पैमाने पे हिंदू धर्म अपना रखा। इसकी वजह से होगा क्या, हमारी खुद की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो उसको लेके मैं लड़ता हूँ, उसकी वजह से बिल्कुल मुझे वोट में काफी
नुकसान झेलना पड़ता है, बहुत जोरदार विरोध भी जोरदार तरीके से झेलना पड़ता है। तो उसका नुकसान जरूर हुआ, लेकिन मैं नफा नुकसान के चक्कर में जब रहूंगा तो मैं वास्तविक जो आइडियोलॉजी के एहसास से बात नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे देखना है, मैंने खुला बोला है कि मैं और आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है, हिस्टोरिकल भी है और संविधान में भी है। हिंदू विवाह अधिनियम जो लॉ है उसके अंदर भी प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम खुला आदिवासी पे लागू नहीं होता है, लेकिन जबरदस्ती इसको घसीटते हैं इसके अंदर। भाई संविधान स्वतंत्रता दे रहा है, जिस व्यक्ति को जो भी धर्म मानना है वो मान सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म का विरोध करते हैं। आज मैं कहता हूं हिंदू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू धर्म का विरोधी हूं, इसका ये तो है ही नहीं। तो इस बात को लेकर जिस तरह से भी आरएसएस जो पड़ा है पीछे, ये बोलते ही आरएसएस को बहुत खतरनाक रिएक्शन होता है। इसके पीछे एक चीज है, आदिवासी पे कोई भी बात होती है, कुछ एट्रोसिटी होती है, दलित पे होती है, तब हिंदू धर्म नहीं बोलते हैं। आदिवासी पे अत्याचार हुआ तो एक भी हिंदू संगठन वहां नहीं जा रहा है। सर ने कहा ये मनुस्मृति है या कई ग्रंथ है, उसमें भी स्पष्ट लिख रखा है। तो मैं जहां तक मानता हूं कि मैं उस चीज पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने आप को मतलब नीच जो या जो मनुस्मृतियां जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, सर ने बता दिया था कि मुंह से पैदा हुआ, ये इन चीजों में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं समझदार होके, अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और आजादी के बाद एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि आप सब जानकारी में होगा कि लार्ज स्केल पे 3.5 लाख लोगों के साथ अम्बेडकर जी ने एक साथ बौद्ध धर्म अपनाया। कोई भी व्यक्ति वो जो है, किसी को अच्छा लगे हिंदू अपना सकता है, हिंदू है किसी को अच्छा लगे जैन अपना सकता है, यह कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज हम बोल रहे हैं बहुत खतरनाक रिएक्शन हो रहा है। तो अम्बेडकर जी ने कहा था, क्योंकि उन्होंने फेस किया था, तो मैं पैदा जरूर हो गया था, मेरे अभिभावक की अज्ञानता वंश, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। तो इस आवाज में मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बिल्कुल समस्या आती है थोड़ी फील्ड में, काफी वोटों में खतरनाक। Yeah. संकेत सर, आपका क्वेश्चन।